olduğu gibi bugün de Keşmirli kardeşlerimizle dayanışma içindedir. Our state and our nation, as it were in the past, stand in solidarity with our Kashmiri brothers today. सर जय हिंद। कर्नल दिनेश शर्मा सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश, and I am very happy to reconnect with you after 15 days or so. Thank you very much for giving me time to interact with you. थैंक यू सर, शुक्रिया आपने मेरे लिए और मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला। दरअसल पाकिस्तान को लेकर मैंने बातचीत करनी थी सर। वहां पर एर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति पाकिस्तान पहुंचे हैं। रावलपिंडी में जोरदार उनका स्वागत किया गया है और स्वागत तो कुछ ऐसा था कि ऐसा लग रहा था जैसे अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले पाकिस्तान में ही लैंड किए हों। जिस प्रकार से वेलकम जो है उन्होंने एर्दोगन को दिया है। लेकिन ये यात्रा क्या मायने एर्दोगन की रखती है सर? क्योंकि एर्दोगन को अगर मैं समझना चाहूं तो मैं ऐसे समझ सकता हूं, अपने दर्शकों को समझा सकता हूं कि वो दुनिया को बांट रहे हैं, मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन या मुस्लिम वर्सेस हिंदू या दूसरी कम्युनिटीज को वो बांटने की कोशिश कर रहे हैं। पहले होता था कि कंट्री का दुश्मन होता था, लेकिन यहाँ पे वो रिलीजन जो है उसको लेकर आ रहे हैं। ये एक बड़ा मेरे अपने लिए एक बड़ा चिंता का सबब है। लेकिन कैसे आप एर्दोगन की पाकिस्तान की यात्रा को देखते हैं? क्या करने वो यहां पर आए हैं और क्या पाकिस्तान उनसे उम्मीद कर रहा है? राजेश जी, जो आपने शुरुआत में कहा कि आपके लिए कि ये चिंता का विषय है जिस प्रकार की एर्दोगन जो है अपनी राजनीति कर रहे हैं, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं कि एर्दोगन की राजनीति के अंदर अलग अलग प्रकार के शेड्स नजर आते हैं। जैसे कि वो नाटो के मेंबर हैं, लेकिन नाटो के मेंबर होने के बावजूद भी वो रशिया से जो है S-400 एयर डिफेंस खरीदते हैं। वो जो है ब्रिक देशों के अंदर सम्मिलित होना चाहते हैं। दूसरा जो उनका सबसे बड़ा जो सपना जो मैं समझ सकता हूं, वो मुस्लिम वर्ल्ड के जो है वो लीडर बनना चाहते हैं। आज की तारीख के अंदर अगर आप मिडिल ईस्ट के अंदर देखें तो इस समय जो है सऊदी अरेबिया जो है वो सबसे पावरफुल कंट्री है, लेकिन उसका प्रभाव इतना ज्यादा मिडिल ईस्ट के बाहर नहीं है क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है अमेरिका के साथ, क्योंकि उसके भी अपने सिक्योरिटी कंसर्न है। तो मैं वापस उस टॉपिक के ऊपर आता हूं। एर्दोगन साहब जो हैं वो अपनी इन्वॉल्वमेंट हर जगह डाल रहे हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट है, चाहे वो सीरिया है, और किसी समय वो इसके बारे में बड़े वोकल थे कि हमें भी 22 देशों जो मुस्लिम देश हैं उनकी मुस्लिम नाटो तैयार करनी चाहिए। ये भी उनका विचार था। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर, उनकी रिसेंट विजिट के ऊपर। देखिए साहब, ऐसा है कि टर्की और पाकिस्तान के रिलेशन जो हैं बड़े वो ऐतिहासिक रिलेशन हैं। ये ऑटोमन अंपायर के दौरान जो मुस्लिम थे ब्रिटिश इंडिया के अंदर, वो ऑटोमन अंपायर के किंग को एक तरह से सिंबल ऑफ सॉलिडेरिटी ऑफ मुस्लिम समझते थे। तो ये उन्हीं दिनों से इनके आपस के अंदर बहुत अच्छे संबंध बने हुए हैं। और पाकिस्तान और तुर्की के डिफेंस डील्स हैं, आर्थिक रिलेशन है, कल्चरल रिलेशन है, क्योंकि दोनों के दोनों देश जो है वो सुन्नी मेजॉरिटी कंट्रीज हैं। एर्दोगन का दूसरा जो कारण है वो ये है कि वो वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है मुस्लिम वर्ल्ड का, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके पास एटॉमिक हथियार नहीं है जो कि वो पाकिस्तान के पास हैं। पाकिस्तान के पास वो एटॉमिक वेपन्स हैं। तो एक कारण ये भी हो जाता है इन दोनों का आपस में आने का। अभी जो है फिलहाल जो है जो इनकी अभी की विजिट है, तो इस विजिट को वो जो पाकिस्तान और तुर्की की स्ट्रेटेजिक काउंसिल की विजिट है तो उसको ये चेयर करेंगे, और इसके साथ साथ जो है फर्दर जो है इनके डिफेंस डील और एंटी टेररिज्म के ऊपर इनके समझौता होने के चांसेस हैं। डिफेंस डील जो है इनकी पास के अंदर भी काफी हो चुकी हैं। तुर्की जो है पाकिस्तान को हर प्रकार की सैन्य सामग्री प्रदान कर रहा है। दोनों देशों ने अभी जनवरी के अंदर मेडिटेरियन सी के अंदर एक्सरसाइज की है, और भी प्रकार के जो है नेवी के जो है जो
मिलगेम एक तुर्की वर्ड है जिसका मतलब होता है देश का जहाज। तो ये इन लोगों का आपस के अंदर डील हुई है जिसमें ये नेवी के वॉरशिप तैयार कर रहे हैं। 2 शिप जो है वो कराची में तैयार होंगे और बाकी जो है 2 शिप जो है वो इनके तुर्की का जो नवल शिप यार्ड है इस्तांबुल में उसमें तैयार हो रहा है। जी राजेश जी। जी 2-3 पॉइंट और मैं जो आपसे समझना चाहूंगा। एक तो एर्दोगन ने पाकिस्तान की जमीन पर कदम रखते ही कश्मीर का मुद्दा उछाला। इसे हम कैसे देख सकते हैं और क्या भारत को ग्रीस में और ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है एर्दोगन की काट खोजने के लिए? और दूसरा, ऐसी खबरें आ रही है कि तुर्की जो है 5th जनरेशन फाइटर जेट, जिसको कान कहा जा रहा है, KAAN, कान नाम का एक 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है। वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल करूंगा और ये फाइटर जेट जो है तुर्की और पाकिस्तान मिलकर बनाएंगे और पाकिस्तान भी इसका इस्तेमाल करेगा। तो भारत के खिलाफ क्या तुर्की पाकिस्तान को मजबूत करना चाहता है? क्योंकि हाल ही में पिछले साल शायद जब तुर्की से पूछा गया कि क्या आप अपने TB2 ड्रोन भारत को बेचोगे, तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ मुस्लिम देशों को ही इन ड्रोनों की सप्लाई करेंगे। देखिए जी, सबसे पहला राजेश जी जो आपका पॉइंट है कश्मीर का मुद्दा, देखिए ये पिछले कई दशकों से जो है टर्की जो है कश्मीर का मुद्दा जो है यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के अंदर उठाते रहे हैं और इसने हमेशा से पाकिस्तान के सपोर्ट के अंदर कश्मीर का मुद्दा उठाया है वर्ल्ड लेवल के ऊपर। एक कारण ये है जिस वजह से हमारे और तुर्की के अंदर इतने मधुर संबंध नहीं है, लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारा और तुर्की का तकरीबन व्यापार जो है वो चल रहा है। अब ये अभी एर्दोगन के स्टांस के अंदर एक थोड़ा सा शिफ्ट जो है भारत के प्रति अभी हमने देखा, जबकि सितंबर 2024 के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अपने भाषण के अंदर एर्दोगन ने इस बार पहली दफा जो है कश्मीर के बारे में बात नहीं की। तो ये इंडिकेशन एक प्रकार का ये देता है कि वो भारत के साथ अपने संबंध सुधारना चाहते हैं। ये नहीं है कि उन्हें हमसे किसी प्रकार का प्यार है, लेकिन सबसे बड़ी जो मजबूरी है वो इकोनॉमिक कंडीशन को और फर्दर इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि भारत जो है एक स्टेबल कंट्री है जहां पर किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है व्यापार करने की और बहुत बड़ा बाजार है। एक कारण ये है। दूसरा कारण जो मैं समझ सकता हूं कि इस बार उसने कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में नहीं उठाया क्योंकि एर्दोगन डेस्परेटली चाहता है कि वो ब्रिक्स का हिस्सेदार बने, लेकिन जो फाउंडिंग मेंबर हैं अगर उनमें से कोई मना कर देता है तो वो किसी नए देश को उसके अंदर शामिल नहीं किया जाता। लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये इसके भारत के साथ संबंध सुधरते हैं और ये ब्रिक्स का मेंबर बनता है, उस समय हमें ये देखना होगा कि ये किस प्रकार से चाइना और अमेरिका के संबंधों को या उनके संबंधों के साथ ये अपने संबंध किस प्रकार से बना सकता है। ये सिचुएशन जो है बड़ी डेलिकेट प्रकार की सिचुएशन, लेकिन जैसे मैंने शुरू में बताया कि वो नाटो का मेंबर होने के बाद भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर उसकी अपनी डिफरेंट सोच है। भारत को उसने वेपन सिस्टम देने से ड्रोन देने से इसलिए मना किया कि वो अपनी सॉलिडेरिटी जो है मुस्लिम वर्ल्ड के साथ दिखाना चाहता है। वो लोगों को दिखाना चाहता है कि मैं एक मुस्लिमों का एक प्रतिनिधि हूं जो कि मुस्लिम वर्ल्ड के साथ रहना चाहते हैं। अब पाकिस्तान की धरती के ऊपर आकर उन्होंने कश्मीर का राग शुरू किया है, तो ये राजेश जी कई बार हो जाता है कि डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को, चाहे वो तुर्की में है या पाकिस्तान के अंदर है, तो कम से कम उन लोगों को खुश करने के लिए भी ये बातें करनी पड़ती। जितने ढोल नगाड़े उन्होंने बजाए हैं, तो जितने ढोल नगाड़े जिस तरीके से स्वागत किया, तो जरूरी भी था कि एर्दोगन कुछ ना कुछ तो कहते। लेकिन बस एक आखिरी पॉइंट जिसका एक छोटा सा जवाब चाहूंगा। हाल ही में हमने POK के अंदर देखा कि हमास की टॉप लीडरशिप पहुंची थी। हमने देखा कि जनरल मुनीर भी पहुंचे थे, शहबाज पहुंचे थे, और अब पाकिस्तान के अंदर तुर्की के राष्ट्रपति की एंट्री।
और हम देख रहे हैं कि एलओसी उसके बाद से काफी एक्टिव हो रही है। जी। तो किस प्रकार से जो चेन है, क्रोनोलॉजी है, ये बन रही है पीओके को लेकर या भारत को लेकर? क्या मिलिटेंसी फिर से एक्टिव होने वाली है? क्या हमास या जो जिहादी तत्व हैं जो कह सकते हैं कि तुर्की के आसपास फैले हुए हैं, सीरिया में आईएस जैसे, क्या उनकी एंट्री हम देख सकते हैं पीओके में? राजेश जी, 5 फरवरी को रावला कोर्ट के अंदर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के रावला कोर्ट के अंदर इन्होंने कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाया था, जिसके अंदर लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और उसके साथ साथ कुछ हमास के भी जो लीडरशिप है उन्होंने ये पार्टिसिपेट किया था। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है भारत के लिए कि हमास का वहां पे एंट्री होना, ये हमारी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन इसके साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने भूतकाल के अंदर बहुत सारे नैरेटिव वेस्टर्न कंट्रीज में उनके जो लॉबियस्ट हैं उन्होंने चलाने की कोशिश की कि कश्मीर के अंदर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस बहुत ज्यादा तबाही मचा रखी है। तो वो नैरेटिव तो उनके फेल हो गए। अब ये लोग जो हैं एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि गाजा के अंदर और कश्मीर की स्थिति जो है बराबर की है। एक प्रकार का ये नैरेटिव है जिससे कि ये हमास को भी बीच में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये तुर्की का जो प्रेसिडेंट की विजिट ऐसे टाइम के ऊपर, क्योंकि तुर्की का जो है काफी इन्फ्लुएंस है सीरिया के ऊपर। यहाँ पर एक पॉइंट अगेन मैं आपको तुर्की के प्रेसिडेंट का रोल के बारे में कहूंगा। देखिए, सीरिया के अंदर 2 नाटो फोर्सेस एक दूसरे के बरखिलाफ लड़ रहे हैं। अमेरिका जो है सीरियन डेमोक्रेटिक फ्रंट लेड बाय द कुर्दिश उनको सपोर्ट करता है और ये सीरियन आर्मी को सपोर्ट करता है। तो आप इसकी एर्दोगन की वे ऑफ फंक्शनिंग को देख लें। उन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें और सजग, हमारी सिक्योरिटी और हमें तैयार रहना पड़ेगा कि टेररिस्ट एक्टिविटीज और ना बढ़े हमास की एंट्री होने के बाद से। जी राजेश। बस सर, मैं इतना लास्ट में बस इतना ऐड ऑन कर दूं कि जो इंडियन आर्मी में हमें सिखाया या जो हम अपने आने वाले जो फौजी हैं उनको सिखा कर आए हैं, एक ही चीज सिखाई है कि मिलिटेंट होता है, वो हमास का हो, अलकायदा का हो, आईएस का हो, जैश मोहम्मद का हो, लश्कर का हो, हिजबुल मुजाहिदीन का हो। एक गोली जो होती है वो सबके लिए बराबर ही होती है। वो फिर कोई खास नहीं होता भारतीय सेना के लिए। जो भी यहाँ हमारी जमीन पे कदम रखेगा उसको दफनाने के लिए जगह काफी है हिंदुस्तान के बॉर्डर पर। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, जय हिंद सर, थैंक यू।